माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को पुलिस ने माफिया घोषित कर दिया है। दरअसल पुलिस ने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में एक एफआईआर भी दर्ज की है, जिसमें शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखा गया है। एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती हैं। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी साबिर को शाइस्ता का शूटर बताया गया है। साबिर वही शूटर है जो कई बार सीसीटीवी फुटेज में शाइस्ता के आसपास नजर आया है। साबिर उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार है। उस पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। शाइस्ता के खिलाफ ये एफआईआर अतीक के बेटे असद के दोस्त आतीन जफर के घर पर छापेमारी के बाद दर्ज की गई है। कहा जा रहा है कि फरारी के दौरान आतीन ने शाइस्ता परवीन और उसके शूटर्स की मदद की थी और अपने घर पर पनाह दी थी। दरअसल शाइस्ता 2 महीने से ज्यादा वक्त से पुलिस को चकमा दे रही है। अब माना जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। बावजूद शाइस्ता परवीन की जो गिरफ्तारी है वो नहीं हो सकी है। ऐसे में पुलिस ने अब उसको माफिया घोषित किया है और जाहिर सी बात है अब उसकी जो तलाश है वो तेज हो जाएगी। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। ये पोस्ट द सज्जाद मुगल नाम के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है, जिसमें माफिया ब्रदर्स की हत्या का बदला लेने की धमकी दी गई है। पोस्ट की जानकारी मिलते ही प्रयागराज के साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज किया गया। एफआईआर के मुताबिक द सज्जाद मुगल ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया गया ट्वीट है और इसमें कहा गया है कि नस्ल अभी खत्म नहीं हुई है। अतीक का बेटा अली अभी जिंदा है। इंशाअल्लाह हालात वक्त सत्ता बदलेगी, फिर इलाहाबाद भी बोला जाएगा, हिसाब भी पूरा लिया जाएगा। ट्वीट के साथ माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की एक तस्वीर भी अपलोड की गई है। फिलहाल पुलिस ने समाज में वैमनस्य फैलाने और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये ट्विटर हैंडल कौन इस्तेमाल करता है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि धमकी देने के पीछे की असली मंशा क्या है। पुलिस ये भी जानकारी जुटा रही है कि कहीं आरोपी माफिया अतीक और उसके बेटे अली का मददगार तो नहीं है। केरल के मलप्पुरम में पर्यटकों से भरी एक नाव बीच नदी में पलट गई। इस हादसे में अब तक 22 लोगों की जान चली जा चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनको तलाशने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। नदी में डूबे लोगों को ढूंढने के लिए नौसेना के हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। हमारे पहुंचने से पहले यहाँ पर लगभग 20 जो है लोगों को निकाला गया है, डेड बॉडीज। और अभी जो हमारा ऑपरेशंस जो है चालू है, हमारे डीप डाइवर्स और हमारी रेस्क्यू टीम अभी लगातार पानी में सर्चिंग कर रही है। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुई नाव में करीब 40 लोग सवार थे, लेकिन अभी इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी भी बंद नहीं किया गया है। नाव के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। हादसे के बाद घायलों से मिलने के लिए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी अस्पताल पहुंचे और उनको ढांढस बंधाया। किंग चार्ल्स की ताजपोशी के बाद रविवार को एक कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। किंग चार्ल्स के ताजपोशी समारोह के बाद रविवार शाम कोरोनेशन कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम में कई हॉलीवुड स्टार्स शामिल हुए। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव जारी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ब्लैक सी के ऊपर यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। वहीं यूक्रेन के दावों को नकारते हुए रूसी एयर स्ट्राइक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में अचानक भारी बर्फबारी होने लगी है। न्यू साउथ वेल्स में बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। स्थानीय मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। चीन के यांगशी शहर में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। बाढ़ से करीब 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं 14,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने नया वेदर सैटेलाइट लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट की मदद से नए उठ रहे तूफान और उसकी तीव्रता का अनुमान लगाया जा सकेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर में आयोजित एक जनसभा में सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने 2020 में सचिन पायलट के नेतृत्व में हुई कांग्रेस विधायकों की बगावत का जिक्र किया और दावा किया कि उस वक्त बीजेपी ने उनकी सरकार गिराने की साजिश रची थी। गहलोत ने आरोप लगाया कि इस साजिश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी के 2 बड़े नेता शामिल थे। अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया, पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी।
गहलोत ने सचिन पायलट के खेमे पर तंज कसते हुए कहा कि इन्होंने बीजेपी और अमित शाह से जितने रुपए लिए हैं वो वापस कर दें। उन्होंने कहा कि अगर इन पैसे में से कुछ खर्च कर दिया हो तो उन्हें बता दें, वो पार्टी से भरपाई करवा देंगे। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा या इसी से दिलवा दूंगा उनको। गहलोत ने आरोप लगाया कि अगर पैसे वापस नहीं किए तो अमित शाह उन्हें डराएंगे और धमकाएंगे, जैसा वो गुजरात में करते हैं। इस दौरान गहलोत ने एक ऐसा दावा कर दिया जिससे पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया असहज हो गईं। गहलोत ने दावा किया कि उस वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया ने उनकी सरकार बचाने में मदद की थी, जिसमें बीजेपी के 2 अन्य नेता भी उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि इन तीनों नेताओं के कारण उनकी सरकार बच सकी। बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा राजे की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। इस दौरान गहलोत ने 2020 में उनकी सरकार के खिलाफ बगावत की जानकारी देने के लिए कांग्रेस विधायक रोहित बोरा, चेतन डूडी और दानिश अबरार की भी तारीफ की। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लिहाजा गहलोत ने वसुंधरा की तारीफ कर बीजेपी में तो कम से कम खलबली मचा ही दी है। इस बयान के जरिए गहलोत ने बीजेपी में गुटबाजी को भी हवा देने की कोशिश की है। लिहाजा खुद वसुंधरा राजे पलटवार करने के लिए सामने आई। उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें लिखा कि मुख्यमंत्री का मेरी तारीफ करना एक बड़ा षड्यंत्र है। मेरा जितना अपमान गहलोत ने किया कोई नहीं कर सकता। वो 2023 के चुनाव में होने वाली हार के डर से मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी ये चाल कामयाब नहीं होगी। वसुंधरा ने कहा कि गहलोत ने गृहमंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया, जिनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सब जानते हैं। वसुंधरा ने कहा कि अगर उनके विधायकों ने पैसा लिया है तो गहलोत FIR दर्ज करवाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी पलटवार किया और गहलोत को झूठा करार दिया। सास और बहू के झगड़े में पड़ोसी का नाम घसीट करके अपने घर की इज्जत बचाना ये कोई नई चीज नहीं, इट्स नॉट एन अनकॉमन फिनोमिना। अगर उनके साथ में किसी तरह का अन्याय उत्पीड़न हुआ था तो उनको तुरंत जाकर के मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने ट्वीट कर कहा, राजस्थान सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी है। सरकार के मंत्री और विधायकों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। इन आरोपों से बचने और जनता का ध्यान भटकाने के लिए गहलोत फिजूल की बयानबाजी कर रहे हैं। मणिपुर में हुई हिंसा के बाद अब धीरे धीरे हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने 11 जिलों में कुछ समय के लिए कर्फ्यू में भी ढील दी है। लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहता, लिहाजा हिंसा प्रभावित इलाके खास तौर पर चूरा चांदपुर में कर्फ्यू में ढील के बाद भी सेना पूरी निगरानी करती दिखी। साथ ही ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी नजर रखी जा रही थी। बताया जा रहा है कि इस हिंसा में सैकड़ों मकान जल गए, जबकि हजारों लोग प्रभावित हुए, जिन्हें हिंसा प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। रिलीफ कैंप में इस दौरान बड़ी संख्या में प्रभावित लोग नजर आए, जो पूरी तरह से हालात सामान्य होने के बाद अपने घर लौटने का इंतजार करते दिखे। वहीं हिंसा प्रभावित इलाकों में 10,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही हालात को सामान्य बनाए रखने के लिए सेना और असम राइफल्स के जवानों ने भी फ्लैग मार्च किया, जिसके बाद अब जनजीवन कुछ हद तक सामान्य होता नजर आ रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन तनाव के बीच शांति के माहौल को देखते हुए अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय पर कुछ घंटों के लिए ढील दी गई, जिसके बाद जरूरी सामान खरीदने के लिए लोग बाजारों में उमड़ पड़े। राजधानी इम्फाल में भी सुबह 5 से लेकर 8 बजे तक 3 घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई, लेकिन सामान महंगा होने की वजह से लोग परेशान नजर आए। जीवों की दिक्कत हो रही है, महंगा सामान भी महंगा हो चुका है, पानी की दिक्कत हो रही है। वहीं इलाके के दुकानदारों ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान भी मौका मिलने पर उन्होंने जरूरी सामान देने में लोगों की मदद की। व्यवस्था तो नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी हम लोग कहीं से छुपा के दे देते थे। इस बीच लोगों ने उम्मीद जताई कि 1 से 2 दिन में हालात पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगे। प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है, उस हिसाब से पूरा हालात नॉर्मल हो जाने हैं और ऐसा उम्मीद जता रहा है कि 2 दिन में पूरा नॉर्मल हो जाएगा। वहीं कर्फ्यू में ढील के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए।